अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको लेक्चर को नोट करेगा, जो भी क्वेश्चंस अपने हाईलाइट करेगा। इंशाल्लाह आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को एंड करके चैप्टर नंबर 12 सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में चले जाएंगे। और जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड होगा तो हम लाइव सेशन लेंगे, एक लंबा लाइव सेशन लेंगे या एक से ज़्यादा लाइव सेशन लेंगे। और जिसके जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट करके रखेगा, आप वन बाय वन पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब दूंगा उन क्वेश्चंस का। उसके बाद हम ये करेंगे बेटा, फिर आपको असाइनमेंट देंगे, उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे। इस तरह ही हमारा हर टॉपिक के साथ ये मामला चलता रहेगा। अच्छा जनाब, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में अगर मैं आपको रिकैप बताऊं, हमने क्या क्या पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के अंदर। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाना सिखाया, आपको पीरियड सिखाया, पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का पीरियड। फिर आपको एम्पलीट्यूड, फेज शिफ्ट, नंबर ऑफ साइकिल्स, ये तमाम डिटेल हमने आपको सिखाई थी। वर्टिकल शिफ्ट, फेज शिफ्ट में बैकवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट, और वर्टिकल शिफ्ट में डाउनवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको लास्ट लेक्चर में डोमेन और रेंज इन डिटेल सिखाया था कि कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर जब एंड किया तो मैंने बताया था मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को हम एंड करेंगे। जनाब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और उसकी डोमेन भी निकालना सिखाई थी और उसकी रेंज भी निकालना सिखाई थी। वो तो सिंपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स डोमेन और रेंज थी। लेकिन अगर साइन एक्स के अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाए, कॉस एक्स के अलावा कोई और क्वेश्चन लाइक कॉस एक्स प्लस 2 या 2 कॉस एक्स प्लस 2 प्लस 2 आ जाए, कोई भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, आज मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं। आपके पास एक सवाल है, उस सवाल से पहले आपको एक टेक्निक सिखानी है। हमारे पास लिखा हुआ है ए साइन एंगल बी एक्स प्लस सी प्लस डी। आप ये बात जानते हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल के साथ कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज पीरियड। जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल के साथ टर्म है दैट इज नोन एज फेज शिफ्ट। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म है दैट इज नोन एज वर्टिकल शिफ्ट। अगर ये प्लस है तो अपवर्ड शिफ्ट, अगर ये माइनस है तो डाउनवर्ड शिफ्ट। जबकि फेज शिफ्ट में उलटता, अगर प्लस में है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा और अगर माइनस में है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। बेटा याद रखना, ये जो कॉलम बनाया हुआ है ये एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। देखें, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका ताल्लुक रेंज से है, ये जो वर्टिकल शिफ्ट है इसका ताल्लुक भी रेंज से है, जबकि ये जो पीरियड है और ये फेज शिफ्ट है इसका ताल्लुक डोमेन से है। सही है ना। जो भी एंगल, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड, इसका ताल्लुक रेंज से है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई टर्म है इसका ताल्लुक भी, जो कि वर्टिकल शिफ्ट आता है, इसका ताल्लुक भी किससे है, रेंज से है। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगल का कोफिशिएंट जो कि पीरियड होता है इसका ताल्लुक इससे डोमेन से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ कोई टर्म है इसका भी ताल्लुक इससे डोमेन से। तो क्लियर है, इसका ताल्लुक एम्पलीट्यूड का ताल्लुक रेंज से, वर्टिकल शिफ्ट का ताल्लुक रेंज से, जबकि पीरियड और फेज शिफ्ट का ताल्लुक डोमेन से। अच्छा जनाब, अब देखना, अगर रेंज में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। अगर रेंज में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। मतलब रेंज में जो है वो वैसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। जबकि ये देखें, जो पीरियड ऑफ फेज शिफ्ट है अगर मल्टीप्लाई में तो उसका उलट हो रहा है डिवाइड, और अगर डिवाइड में तो उसका हो रहा है मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल रिवर्स हो रहा है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। ये देखिए फेज शिफ्ट जिसका ताल्लुक डोमेन से, प्लस है तो माइनस हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो रहा है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, वी हैव टू थिंग्स, डोमेन एंड रेंज। सही है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था एम्पलीट्यूड, पीरियड, फेज शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट। क्योंकि आप नोट करें, एम्पलीट्यूड भी कोफिशिएंट होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और पीरियड भी कोफिशिएंट होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल का कोफिशिएंट होता है वो। तो ये जो टर्म है, जो एंगल के साथ टर्म है फेज शिफ्ट, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ टर्म है वो वर्टिकल शिफ्ट। तो याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड और वर्टिकल शिफ्ट किसको फॉलो करती है, रेंज को, और रेंज में चेंज नहीं होगा। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो डिवाइड है। जबकि डोमेन
जिससे किससे लिंक करती है, डोमेन लिंक करती है आपके एंगल के कोफिशिएंट, जिसको हम पीरियड कहते हैं, पीरियड ऑफ फेज शिफ्ट है। अगर डोमेन आपके पास फेज शिफ्ट और पीरियड से लिंक करता है और ये चेंज होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। इसका मतलब हमारे पास जो रेंज है वो चेंज नहीं होगी और जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगी। क्या मतलब, रेंज में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। जबकि डोमेन में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी कैसे यूज करेंगे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जनाब आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 sin 3x + 5/4 - 1/2 और आपसे ही बोलते हैं डोमेन और रेंज फाइंड करें। चलें आपके रिवीजन के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे बताइए फिलहाल डोमेन और रेंज से मैं पहले बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को देख के बताइए आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, आपके पास पीरियड क्या होगा, आपके पास फेज शिफ्ट क्या होगा, आपके पास वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा, और फेज शिफ्ट में ये बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा, वर्टिकल शिफ्ट में अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो आइए चलते हैं। मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है, 2। एंगल का कोफिशिएंट क्या शो करता है, पीरियड। इसका पीरियड क्या है, मैंने आपको निकालना सिखाया था ना पीरियड। इसका साइन का पीरियड क्या होता है, बताइए। साइन का पीरियड होता है 2π, 3 मल्टीप्लाई तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पीरियड क्या बन गया, 2π/3, जबकि नंबर ऑफ साइन कितनी है, 3। अच्छा जनाब अब मुझे बताइए जो भी एंगल के साथ टर्म है डेट इंडिकेट फेज शिफ्ट। अगर ये प्लस में है तो फेज शिफ्ट क्या होगा, -π/4, और ये क्या शो कर रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। और जो भी एक्स्ट्रा टर्म लिखी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेट इज नोन एज वर्टिकल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट क्या है, 1/2, जो कि माइनस में, इसका मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं डोमेन और रेंज की। बेटा याद रखेगा डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होती थी, वो हर इनपुट वैल्यू डोमेन हो सकती है। डोमेन कभी भी इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी नहीं होगी, और डोमेन वो वैल्यू नहीं होगी जिससे रेंज, डोमेन वो इनपुट वैल्यू है जिससे आउटपुट रेंज कभी भी इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कुछ भी हो जाए साइन और कॉस की डोमेन हमेशा हर रियल वैल्यू होती है। -इन्फिनिटी से बाद से लेके +इन्फिनिटी से पहले तक जितनी भी वैल्यू डोमेन है। क्यों, क्योंकि आप साइन में कोई भी वैल्यू ले लें, साइन और कॉस का ग्राफ कंटिन्यूस है, वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होता। इसका मतलब कोई सी भी वैल्यू लो साइन और कॉस की, उसमें आपको रेंज इन्फिनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए हर रियल वैल्यू साइन और कॉस की डोमेन होती है। तो ये देखें डोमेन क्या लिख दिया मैंने, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये मैंने ओपन इंटरवल बनाया है, इसका मतलब -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, +इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। -इन्फिनिटी के बाद माइनस में जितने भी नंबर हैं, +इन्फिनिटी से पहले जितने भी नंबर हैं, ये सब काउंट होंगे। इसको आर से भी नोट करते हैं रियल नंबर। तो डोमेन में तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब मैं रेंज की बात करता हूँ। रेंज क्या होता है, आउटपुट वैल्यू। और अगर मैं बात करूँ सिंपल साइन एक्स की रेंज की, तो हम ये बात जानते हैं साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सेम फॉर कॉज। अब मुझे बताओ, मैंने बनाया क्लोज इंटरवल, इसका मतलब -1 से शुरू होगा +1 तक जाएगा और -1 भी इंक्लूड है, +1 भी इंक्लूड है। ये तो सिंपल साइन की रेंज थी, जबकि मेरे पास फंक्शन सिंपल साइन नहीं है। मेरे पास तो 2 sin 3x + π/4 - 1/2 एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो मुझे बताइए इसको देख के अब ये ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रेंज। और रेंज का ताल्लुक किससे होता है, एम्पलीट्यूड और आपके पास वर्टिकल शिफ्ट से। और रेंज में कोई चीज चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, -1 1। अब मुझे बताइए एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि रेंज है तो मल्टीप्लाई रहेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये, -1 × 2 -2, 1 × 2 2। क्लियर है। अच्छा जनाब अब क्या करेंगे, रेंज का ताल्लुक और किससे होता है एम्पलीट्यूड के अलावा, वर्टिकल शिफ्ट से। अब बताओ वर्टिकल शिफ्ट -1/2 है, क्योंकि ये रेंज है, माइनस वाला माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये नोट करें, -2 में -1/2 कराया और +2 में भी -1/2 कराया। तो -2 -1/2 टेक इट एलसीएम, इसके अपॉन में 1 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, -4 -1 माइनस का 5/2, 2 2 = 4, 4 - 1 3/2। तो ये आ गई इसकी रेंज। इसकी डोमेन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसकी रेंज में इफेक्ट
पड़ गया। सिंपल साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1, लेकिन यहाँ पे 2 sin 3x + 5/4 -1/2 की रेंज क्या आ गई? -5/2, 3/2। मैं फिर बता दूँ आपको बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है रेंज और डोमेन फाइंड करने की। रेंज में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। जबकि डोमेन में रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है, पलट जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डोमेन चेंज नहीं हुई। सर डोमेन क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया -∞ के बाद से लेके +∞ से पहले तक कोई भी नंबर पुट कर लो, आपका सब डोमेन है, इसलिए डोमेन चेंज नहीं हुई, इसलिए ओपन इंटरवल बनाया, इसलिए दोनों काउंट नहीं होंगे। जबकि रेंज क्या होती है? मिनिमम वैल्यू क्या है? -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो -1 से 1 मैंने क्लोज इंटरवल बनाया क्योंकि दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन वो तो सिंपल साइन के लिए थे। अब मुझे इस फंक्शन के लिए बनानी है रेंज, तो मैं क्या करूँगा? रेंज का ताल्लुक किससे? एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? 2। इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो रेंज है, चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहेगा। तो इन दोनों से 2 मल्टीप्लाई कराया तो ये -2, 2 बन गया। और रेंज का ताल्लुक किससे? वर्टिकल शिफ्ट से, क्योंकि ये रेंज चेंज नहीं होगा। -1/2 है तो -1/2, -1/2 दोनों के साथ करवा दिया, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन, गिवन फंक्शन। इज इट क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ इन डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब ये देखें क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan 3x + 5/4 -1/2। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसमें फेज शिफ्ट क्या होगा, इसमें वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा, इसमें पीरियड क्या होगा, सो यू कैन फाइंड। बताइए एम्पलीट्यूड क्या है? 2। वर्टिकल शिफ्ट क्या है? बैकवर्ड। वर्टिकल शिफ्ट क्या है? डाउनवर्ड शिफ्ट है, -1/2 है। फेज शिफ्ट प्लस में तो क्या होगा? ये फेज शिफ्ट माइनस में आएगा, -4, जो कि कहलाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। और आपके पास नंबर ऑफ साइकिल 3 है, और इसका पीरियड क्या होगा? 10 का पीरियड क्या होता है? पाई। 3 मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो इसका पीरियड क्या बन गया? पाई/3। इज इट क्लियर? अच्छा जनाब, अब मुझे बताइए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था tan की डोमेन क्या होती है। हमें पता है कि tan में हर रियल वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि tan का ग्राफ डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। tan डिसकंटिन्यूस क्यों है? इन्फिनिटी की वजह से। और इन्फिनिटी कब आ रहा था? अगर आपको याद है 90 पे इन्फिनिटी आया हमारे पास, 90 डिग्री पे tan 90 पे इन्फिनिटी आ रहा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था डोमेन, tan की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर -2k-1 इंटू पाई/2। क्या मतलब? सारे रियल नंबर, उनमें से ये रियल नंबर माइनस कर दो। 2k-1 क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑड नंबर को। मैं दोबारा रिपीट करवा दूं, आप k को 0 ले लो तो 2 × 0, 0 - 1 -1 पाई/2। k को 1 ले लो तो 2 × 1 = 2, 2 - 1 1 इंटू पाई/2, पाई/2। k को 2 ले लो, 2 × 2 = 4, 4 - 1 3, 3 इंटू पाई/2, 3 पाई/2। तो इसका मतलब ऑड नंबर आ रहे हैं। तो ऑड नंबर अगर 90 डिग्री से मल्टीप्लाई होते हैं तो सब क्या देंगे आपको? इन्फिनिटी देंगे, डिसकंटिन्यूस ग्राफ देंगे। डेट इज वाई हर रियल नंबर tan की डोमेन है एक्सेप्ट 2k-1 इंटू पाई/2। तो ये तो सिंपल tan की डोमेन थी, ये तो सिंपल tan की डोमेन थी। लेकिन अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो अब कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन को देखते हुए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डोमेन। तो क्योंकि हर वैल्यू डोमेन हो नहीं सकती भाई, यहाँ तो हर वैल्यू डोमेन थी ना, सिवाय -∞ और इन्फिनिटी के, तो ये चेंज होना फर्क ही नहीं पड़ा इसमें। लेकिन यहाँ पे हर वैल्यू डोमेन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे चेंज आएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। अब मुझे बताइए डोमेन का ताल्लुक किससे होता है? डोमेन का ताल्लुक होता है फेज शिफ्ट और पीरियड से। और डोमेन में चेंजिंग आती है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो जनाब चलते हैं, ये तो हमने बेसिक लिख दी tan की डोमेन r- इंटू 2k-1 इंटू पाई/2। अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे ये रहा पीरियड, ये इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हमारे सोल्यूशन में क्या होगा? डिवाइड, क्योंकि डोमेन है चेंज होगा, तो मैंने इस से डिवाइड बाय 3 कर दिया। और डोमेन का ताल्लुक किससे? पीरियड के अलावा फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, तो यहाँ क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि डोमेन है, डोमेन चेंज होती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो जनाब ये तो सिंपल tan की डोमेन थी, tan x की या tan एंगल की। लेकिन इस फंक्शन की डोमेन क्या आ गई हमारे पास? r- इंटू 2k-1 इंटू पाई/2 डिवाइडेड बाई 3 - पाई/4। इज इट क्लियर?
रेंज में चेंज नहीं होता, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड तो डिवाइड रहेगा। जबकि डोमेन में चेंज आता है, डोमेन में चेंज कैसे आता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं इस सवाल की रेंज की, और तो ये आप जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था tan की रेंज क्या होती है। tan आपको हर वैल्यू देगा, इवन इन्फिनिटी भी देता है, लेकिन वो काउंट नहीं होती, क्योंकि हमने डोमेन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी एंगल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पुट कर सकते जिससे रेंज क्या हो जाए, इन्फिनिटी। तो जब डोमेन हम 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे तो हमें इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। बाकी इन्फिनिटी से पहले, माइनस इन्फिनिटी के बाद, प्लस इन्फिनिटी से वैल्यू, जितनी भी वैल्यू वो सब एग्जिस्ट करती हैं। तो देखें, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मैंने ओपन इंटरवल बनाई, दोनों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू आ रही हैं सिवाय माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में होंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल पढ़ाया मैंने, और नस्ट के अंदर, GIK के अंदर, इवन NED के अंदर, KU के अंदर, फास्ट के अंदर, कोई सी भी इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, इस लेवल पे इससे डीप कोई आपसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। इतना डिटेल आपको मैंने पढ़ाया है। आपके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जमा हो गए होंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह जूम पे हम लाइव सेशन लेंगे, और एक से ज़्यादा लाइव सेशन लेंगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास है आप पूछेगा, सबका जवाब दिया जाएगा। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, जितने आप बोलेंगे सेशन लेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। मेहनत करें बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है, और आज ही के लेक्चर में हम चलेंगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये थोड़ा सा इजी चैप्टर है ये। अच्छा, हम चलते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ये हमारा सेकंड लास्ट और लास्ट समझ लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक का, और ये थोड़ा सा इजी भी है और छोटा भी है। अब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व, सही है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सॉल्व मीन्स हल करना। बेटा अगर सॉल्व मीन्स हल करना, बिल्कुल है हल करना, लेकिन मैं पूछूं और इसको डिटेल एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व, तब भी बच्चा बोलता है हल करना। फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई, तब भी बोलता है वो हल करना। मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवुलेट, तब भी वो कहता है हल करना। बेटा कोई तो डिफरेंस होगा ना आपके पास सॉल्व, सिंप्लीफाई, एवुलेट में। तो जनाब डिफरेंस है, बिल्कुल सॉल्व मतलब हल करना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स द मीनिंग ऑफ सॉल्व इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। आप मैट्रिक से लेके सेकेंड ईयर तक, इवन सेकेंड ईयर से लेके ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से लेके एमफिल तक, एमफिल से लेके PhD रिसर्च तक आप चले जाएं, जब जब जहाँ जहाँ मैथ्स में सॉल्व लिखा होगा, एट दी एंड आपको मैथ्स में आंसर मिल रहा होगा किसी ना किसी अननोन की वैल्यू। अगर मैं आपको हवाला दूं, आपके घर में मैट्रिक की मैथ्स की बुक पड़ी हुई है, आप वहाँ भी जाके दे सकते हैं। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफ। हालांकि है ये ग्राफ, लेकिन लिखा हुआ सॉल्व है। एट दी एंड आप इंटरसेक्शन करते थे, आपके पास एक्स और वाई या अननोन की वैल्यू आती थी। अगर मैं आपसे 6.3 की बात करूँ मैट्रिक्स मैथ्स, आप वहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू, अननोन की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं 6.4 की बात करूं, वहां भी आप अननोन की वैल्यू निकाल रहे हैं। इवन मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.5 सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल, सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पढ़ आप मैट्रिसेस रहे हैं, पढ़ आप क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड रहे हैं, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है सॉल्व, तो आप देखिएगा एट दी एंड आपको अननोन की वैल्यू मिल रही होती है। इवन अगर मैं फर्स्ट ईयर का हवाला दूं आपको, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ आप फर्स्ट ईयर मैथ्स रहे, पढ़ आप कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, लेकिन क्योंकि लिखा है वहां पे सॉल्व, तो एट दिन आपको अननोन की वैल्यू मिल रही है। इसी तरह फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, आप 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, पूरी 3.2 देख लें, पूरी 3.4 देख लें, इवन 3.6 देख लें, 3.8 देख लें, आप जहां भी सॉल्व लिखा है वहां पे एट दिन आपको अननोन की वैल्यू मिल रही है। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप देखें सॉल्व बाय क्रैमर रूल, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, अगेन 3/3 का ऑर्डर है। मैट्रिक में 2/2 का ऑर्डर था, फर्स्ट ईयर मैथ्स में 3/3 का ऑर्डर है, वहां भी सॉल्व लिखा हुआ है, वहां भी एट द एंड आपके अननोन की वैल्यू आ रही है। इवन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.2 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स टॉपिक, तो उसमें आप नोट करेंगे वहां भी आपको एट द एंड आप एंगल की अननोन की वैल्यू निकाल रहे हो।
तो जनाब आप चाहे सेकंड ईयर मैथ्स देखें, फर्स्ट ईयर मैथ्स देखें, मैट्रिक मैथ्स देखें, ग्रेजुएशन मैथ्स देखें, कहीं भी मैथ्स में अगर सॉल्व है तो सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब वो अननोन एंगल भी हो सकता है, एंगल साइड्स भी हो सकती हैं, अननोन आपके पास कोई वैल्यू भी हो सकती है। रिमेंबर माई वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब सर सिंप्लीफाई बता दें, अब इतना बता रहे हैं आप। सिंप्लीफाई बेटा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई में हम बड़े से छोटा करते हैं। क्या मतलब? मैट्रिक में शेड्यूल नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7 आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई मीन्स जो हो रहा है होने दो, प्लस हो रहा है होने दो, माइनस हो रहा है होने दो, मल्टीप्लाई हो रहा है होने दो, डिवाइड हो रहा है होने दो, एट दी एंड आपका वन आंसर आ रहा है या कोई छोटी वैल्यू आ रही है। इसी तरह आपने बहुत जगह देखा होगा सिंप्लीफाई मीन्स क्या होता है, आप सब कुछ मैथमेटिक्स करके एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। अब सर एवोलेट ही बता दें क्या होता है। एवोलेट मीन्स छोटे से बड़ा करना। एग्जाम्पल में आपको देता हूँ, वही मैट्रिक में शेड्यूल नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.8 आपके पास, या सबसे आसान एग्जाम्पल ले लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एवोलेट करता हूँ, क्या बन जाती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्सपेंड हो गई। तो सिंप्लीफाई मीन्स बड़े से छोटा करना, एवोलेट मीन्स छोटे से बड़ा करना, और सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो जनाब आइए दोबारा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब जरा सोल्यूशन के मीनिंग क्या होता है ये सुनना है आपने। जो मीनिंग सॉल्व के हैं, एक तो सोल्यूशन होता है जो आप लिखते हो हर क्वेश्चन के नीचे, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, लेकिन मैथमेटिकल वर्ड में, मैथमेटिकल टर्म में सोल्यूशन की मीनिंग भी वही होते हैं जो सॉल्व के मीनिंग है। इसका मतलब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मींस सॉल्व द ट्रायंगल। और अगर मैं ट्रायंगल को सॉल्व करने की बात करूं, इसका मतलब टू फाइंड द अननोन्स ऑफ द ट्रायंगल। अब व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 एंगल्स। इसका मतलब ट्रायंगल मीन्स 3 एंगल, और जिसकी जितनी होती हैं साइड्स उसके उतने होते हैं एंगल, या जिसके जितने होते हैं एंगल उसकी उतनी होती हैं साइड्स। अगर 1 एंगल है तो 1 साइड, 2 साइड है तो 2 एंगल, 3 साइड है 3 एंगल, 3 एंगल तो 3 साइड्स, 4 साइड्स तो 4 एंगल। तो जिसकी जितनी होती हैं साइड्स उसके उतने होते हैं एंगल्स। इसका मतलब ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। तो कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स। तो एक ट्रायंगल में अननोन कितने हो गए? 6। 3 साइड्स 3 एंगल। इसका मतलब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मींस क्या था? सॉल्व द ट्रायंगल। और सॉल्व द ट्रायंगल मींस क्या हो गया? टू फाइंड द अननोन ऑफ द ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल में अननोन कितने? 6। कौन कौन से? 3 साइड्स 3 एंगल। इज इट क्लियर? एक रफली डायग्राम बनाइए मैं ट्रायंगल की। ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, अल्फा बीटा गैमा। इसको हम कह सकते हैं ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बेटा कैपिटल ए, स्मॉल ए और इस अल्फा में क्या फ़र्क है, या कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस बीटा में क्या फ़र्क है, या कैपिटल सी, स्मॉल सी और गैमा में क्या फ़र्क है? तो जनाब बहुत फ़र्क है। क्या मतलब? ये जो कैपिटल ए बी सी है ये शो कर रहे हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स एक पॉइंट है स्पेसिफिक, ये एक पॉइंट है स्पेसिफिक। आपने सेकंड ईयर में तो डिटेल पढ़ी है इसकी। जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आर द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, और अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, यही थीम आपने याद रखनी है। इससे आपको फॉर्मूले याद रखने में आसानी होगी। क्या बताया आपको? ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। तो जनाब देर आर 6 एलिमेंट्स इन अ ट्रायंगल। हमें पता है 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब एक ट्रायंगल को सॉल्व करने के हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स में 2 फॉर्मूले हैं, 2 लॉ हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। जबकि डेरिवेशन में हमने लॉ ऑफ टेंजेंट भी पढ़ा था, लेकिन हमने क्वेश्चन आंसर में उसको यूज़ नहीं किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ टेंजेंट भी क्या होता है, बुक के अंदर उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ भी कहते हैं। क्या होता है ये? ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। हमने क्लास में बच्चों को फर्स्ट ईयर मैथ्स में इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी, आपके टीचर ने भी करवाई होगी बेटा ज़रूर, जो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होती है। इवन कंपलसरी वाले क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, उसके पार्ट डी में ये आती भी है अक्सर, इसलिए इसको चॉइस में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, हमें इसकी डेरिवेशन से कंसर्न नहीं है, बस हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है? साइन लिखा हुआ है तो साइन साइन साइन, ये देखें ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, सही है ना? तो ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा, सी के नीचे गैमा।
तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ साइन। इसकी एक और फॉर्म भी है हमारे पास, अगर मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिखूँ, रेशियो क्या होता है, डिवाइडेड होता है, तो इसको मैं रेशियो फॉर्म में लिख सकता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा रेशियो साइन गैमा। तो ये रेशियो फॉर्म में भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। इज इट क्लियर? नाउ एक चीज़ आपने याद रखनी है, रिमेंबर ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट ही पूछ सकता है, नहीं तो किसी क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होगी, जो कि अभी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम से मतलब इसके बाद ही कराऊंगा, इसी लेक्चर में कराऊंगा। अब मुझे बताइए, देखें आपके पास कितने एंगल है ट्राइंगल के अंदर? 3। कौन कौन से? अल्फा बीटा गैमा। ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ए वाला अल्फा ही हो, ये तो हमने एक सॉन्ग बनाया, एक थीम बनाया है, एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, याद रखने के लिए, कोई भी एंगल हो सकता है। तो क्या बताया? ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अब आपने नोट करना, ये देखें क्या वर्ड रिमेंबर है, ये साइन अल्फा अगर लिखा हुआ है तो ये हमेशा बराबर होगा साइन बीटा प्लस गैमा के। क्या मतलब? मैंने ये नहीं कहा कि अक्सर बच्चे सब समझ बैठते हैं कि अल्फा बराबर होगा बीटा प्लस गैमा के, मैंने ये नहीं कहा हरगिज़। जो भी कोई 3 एंगल दिए हुए हैं, भाई 3 एंगल कौन से होंगे? अल्फा बीटा गैमा। अगर जो भी 3 एंगल दिए हुए हैं उनमें से एक एंगल का साइन ले लें तो वो बराबर होगा रिमेनिंग 2 एंगल के सम के साइन के। क्या मतलब? देखें ये साइन अल्फा है तो साइन बीटा प्लस गैमा के बराबर है। अगर ये साइन बीटा है तो देखें बीटा यहाँ पर है, कौन बचा? अल्फा और गैमा, तो साइन अल्फा प्लस गैमा यहाँ आ गया। ये लिखा हुआ गैमा, तो कौन बचा? अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। आप घर में एक्सपेरिमेंट कर लेगा, कोई भी 3 एंगल लेगा, कोई भी एक एंगल यहाँ लेगा, इन 2 एंगल को सम करेगा, दोनों का साइन लेगा, आपको हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी, हमेशा आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें हमारे पास, एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 45 डिग्री, हमारे पास बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, हमारे पास ये काम करें, तीनों को 60-60 ले लें, या कोई भी एंगल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। चले एक काम करते हैं आपकी आसानी के लिए, एक को ले लें 60, एक को ले रहा हूँ मैं 30 और गैमा को ले रहा हूँ मैं 90। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों का सम 180 होना चाहिए जब भी ट्राइंगल होगा ना। मैट्रिक मैथ्स थ्योरम नंबर 5, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज भी 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। वो कौन से होते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन उन तीनों का सम क्या होता है? हमेशा 180। तो देखें तीनों का सम 180 आ रहा है, 60 + 30 90, 90 90 180। अब देखें अगर मैं साइन अल्फ़ा की जगह रख दूँ मैं 60 डिग्री, मैं अल्फ़ा रखता हूँ, और 90 + 30 120, तो जो साइन 60 की वैल्यू है बेटा वही साइन 120 की वैल्यू आ रही होगी आपके पास ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? जबकि 90 120 के बाद, ये जो 90 है ये 120 के बराबर नहीं होगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये 60 जो है 30 + 90 120, ये 60 और 120 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनका साइन आपस में बराबर होगा। इज इट क्लियर? तो जनाब ये है लॉ ऑफ साइन। ये कब यूज़ करते हैं? देखें जब भी आपको, अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स की एग्जांपल दूं तो फर्स्ट ईयर मैथ्स अगर थोड़ी सी याद हो, नहीं तो बुक आपके पास होगी, आप जाके देखिएगा। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ भी लिखा हुआ है सॉल्व द ट्राइंगल। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्व द ट्राइंगल, और 12.3 पूरी लिखी हुई है सॉल्व द ट्राइंगल। तो सॉल्व द ट्राइंगल में क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, जिसके जितने होते हैं एंगल उसकी उतनी होती हैं साइड्स। अगर 3 एंगल है तो साइड कितनी होंगी? 3 साइड होंगी। तो 3 एंगल 3 साइड कितने अननोन हो गए? 6। तो आप 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लें या 12.3 पूरी देख लें, तो आपको हमेशा देखना 3 चीज़ें दी हुई होंगी और 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। या अगर आपको 2 एंगल दिए हुए हैं तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो। कैसे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी चीज़ याद रखिएगा बेटा, रिमेंबर माय वर्ड्स, रिमेंबर क्या कि अल्फ़ा तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180। तो अगर आपको कोई भी 2 एंगल मालूम है आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो कोई भी 3 चीज़ देखिए, कोई भी 3 चीज़ें पूछ सकता है आपसे ये। अब लॉ ऑफ साइन कब यूज़ करते हैं? देखें ASA, इसका मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको 2 एंगल और एक साइड दी हुई है, कभी भी आपको 2 एंगल एक साइड दी हुई है, अब आंखें बंद करके क्या यूज़ करेंगे? लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ। इज इट क्लियर? अब दूसरा लॉ हमारे पास क्या होता है? लॉ ऑफ कोसाइन, जिसे कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। बड़ा आसान है ये लॉ भी। ये देखें याद करने का तरीका, A² = B² + C² - 2BC cos अल्फा। डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ये देखें आसान तरीका। यहाँ पे A है तो कौन बचा? B और C आ गया, यही 2 के साथ मल्टीपल भी आ गया। ए वाला क्या? लॉ ऑफ कोसाइन है, कोसाइन है, कॉस है, कॉस। ए वाला है तो अल्फा आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ बी है तो यहाँ क्या आएगा? AC,
यहाँ भी क्या गया ए सी, बी वाला क्या होता है बीटा, यहाँ सी है तो कौन बचा ए और बी, यहाँ भी ए आ गया, यहाँ भी बी आ गया, ये आ गया ए बी, सी वाला गैमा। ये कब लगाते हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, जब हमारे पास जब हमारे पास क्या हो साइड एंगल साइड हो। क्या मतलब, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल एक साइड थी, अगर हमारे पास दो एंगल एक साइड होगी तो हम यूज करेंगे साइन लॉ। यहाँ पे जब हमारे पास दो साइड एक एंगल हो गए तब हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हमारे पास तीनों साइड हो तब भी हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे। कैसे, आइए जरा देखते हैं। मेरे पास तीनों साइड है, एग्जाम्पल देता है, मैंने इसी से इस फॉर्म को ड्राइव किया है। ये जो आ रहा है ना ये आपस में लिंक्ड है, सिर्फ करा क्या है मैंने, ये पूरी टर्म माइनस की थी, यहाँ ले आया क्या बन जाएगी प्लस की, तो बी स्क्वायर अपनी जगह पे रहा प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का ए स्क्वायर वहाँ चले क्या बन गया माइनस का ए स्क्वायर, ये 2bc मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या हो गया डिवाइड। तो आप नोट करें तीनों साइड मालूम है, मैं यहाँ से अल्फा निकाल सकता हूँ, कॉस अल्फा निकालूंगा, कॉस को वहाँ भेज दूंगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा तो अल्फा आ जाएगा। फिर मैं बीटा भी निकाल सकता हूँ, इसी तरह गैमा भी निकाल सकता हूँ। लेकिन जब भी दो एंगल मालूम होंगे, तीसरे एंगल के लिए आपने ना साइन ना कोसाइन कुछ यूज़ नहीं करना, सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री यूज़ करना है। तो जब भी आपके पास दो एंगल एक साइड होंगे आप क्या यूज़ करेंगे हमेशा लॉ ऑफ साइन। जब भी आपके पास दो साइड एक एंगल या तीनों साइड होंगी आप क्या यूज़ करोगे लॉ ऑफ कोसाइन। इज इट क्लियर? यही दो लॉ है। अच्छा, आपके जहन में आता है अगर तीनों एंगल मालूम हो और तीनों साइड मालूम करनी हो, बेटा ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया और आप फाइंड ही नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको वो एक साइड लाजमी देगा, और एक साइड देता है और दो एंगल तो दिए हुए होंगे, फिर क्योंकि तीन अननोन दिए होंगे तभी तीन आपको अननोन फाइंड करने को बोलेगा। तो दो एंगल एक साइड दी हुई होगी, गिवन होगी, व्हेन यू हैव वन साइड टू एंगल्स यूज साइन लॉ, व्हेन यू हैव टू साइड वन एंगल और थ्री साइड्स यू कैन यूज कोसाइन लॉ। सही है, सिंपल है। अब एक क्वेश्चन जो कि आपके नस्ट के टेस्ट में पूछा जा चुका है और इससे थोड़ा सा आसान करके एलडी में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और इसमें हमारे पास ये चीज़ यूज़ होगी। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इफ साइन बी इक्वल्स टू 1/3, हमारे पास साइन बी की वैल्यू है 1/3 है, एंड साइन सी इक्वल टू 3/4, हमारे पास साइन बी की भी वैल्यू है, हमारे पास साइन सी की भी वैल्यू है। फाइंड साइन ए। अब मुझे बताओ बेटा एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन, और यहाँ भी यूज़ हो रहा है बी वर्ड सी वर्ड ए, ये एंगल है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद जो भी आता है, लास्ट लेक्चर में बता चुका मैं, स्टार्ट किया था हमने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद जो भी आता है वो क्या होता है एंगल। तो ये बी एंगल है, सी एंगल है, ए एंगल है, तो इसका मतलब तीन एंगल है, ट्राइंगल की बात कर रहा है। अब ही बात जानते हैं साइन ए मालूम करना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ए है तो यहाँ बी प्लस सी का सम होगा साइन के साथ, तो साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी होगा। और चैप्टर नंबर 10 ने बताया था फंडामेंटल लॉ। क्या मतलब, साइन ए तो अपनी जगह साइन ए रहा, ये लग रहा है फंडामेंटल लॉ, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फंडामेंटल लॉ से लिया है। अब मसला ये आ रहा है, मेरे पास साइन बी की तो वैल्यू है, मेरे पास साइन सी की वैल्यू तो है, लेकिन ना मेरे पास कॉस सी की वैल्यू है, ना मेरे पास कॉस बी की वैल्यू है। आप मैट्रिक मैथ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इवन फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी आपने पढ़ा, इवन अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर आपके पास साइन की वैल्यू है तो यू कैन ईजिली फाइंड कॉस, द वैल्यू ऑफ कॉस। इस तरह कॉस की वैल्यू फाइंड है तो आप कॉस की वैल्यू मालूम है आपको, तो आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग बेसिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जनाब ये देखें, मुझे साइन बी मालूम था ना, तो मैं कॉस भी निकाल सकता हूँ। कैसे? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। रिमेंबर माई वर्ड, एंगल का सेम होना जरूरी है तभी 1 आएगा यहाँ पे। अक्सर बच्चे कहते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1। नो, अनटिल अनलेस दोनों एंगल सेम ना हो। अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे तभी ये आइडेंटिटी फॉलो होगी। ऐसा नहीं है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी भी 1 हो गया, नहीं, एंगल सेम होना जरूरी है, इट इज़ कंपलसरी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताइए साइन बी की वैल्यू क्या थी, 1/3, तो मैंने 1/3, साइन पे स्क्वायर था, इसकी वैल्यू भी स्क्वायर आ गया, ये अपनी जगह ऐसी रहा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का बताइए क्या हुआ, -1 माइनस 1/9। हर एक के नीचे होता है 1 जब कुछ ना हो, तो इसके अपॉन में क्या है 1, तो 1 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 9 - 1 8, 8/9। ये तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू आई है, मुझे तो कॉस के चाहिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब आपके जहन में आएगा सर रूट लिया प्लस माइनस क्यों लगाया, हमने ये एज्यूम किया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब लिखा हुआ ना हो ना कोई किस क्वाड्रेंट में, तो आपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो 8 का रूट क्या होता है 2√2, 9 का रूट होता है 3,
तो साइन बी की मदद से यू कैन ईजिली फाइंड कॉस बी, तो आपने साइन बी को यूज़ करके कॉस बी निकाल लिया। इसी तरह अब साइन सी की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे साइन सी की वैल्यू को यूज़ करके आपने कॉस सी की वैल्यू निकाल ली, वही वैल्यू पुट करी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस है तो वहाँ जाके क्या हुआ माइनस। देखें यहाँ बी भी सेम था तो यहाँ सी सी सेम है, क्योंकि एंगल शुड बी सेम फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 16 वन है, इसके अपॉन में भी क्या होगा बेटा आपके पास 1, 16 वन 16, 1 माइनस 9, 1 9 से 9, 16 माइनस 9 क्या हो गया 7, 7 अपॉन 16, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो रूट 7 रहा और 16 का रूट होता है 4। तो अब आपके पास साइन बी साइन सी के अलावा कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू भी मालूम है आपको, तो कहाँ छोड़ गए थे 1 पे, बता कर जाना 1 पे आ गए। साइन ए की जगह साइन ए, साइन बी की जगह 1/3, कॉस सी की जगह रूट 7/4 प्लस फॉर्मूले का, कॉस बी की जगह आपके पास 2√2/3 और आपके पास साइन सी की जगह 3/4, 3 4 सा 12, 1 इंटू जो 1 से टकराएगा वैसे ही रह जाएगा, 1 इंटू √7 तो ये क्या बन गया √7/12। इसी तरह 2 3 सा 6, 6√2, 4 3 सा 12। जब भी दो चीज़ें अपॉन में हो बीच में प्लस या माइनस हो हमेशा क्या लेते हैं सेम, हमेशा क्या लेते हैं एलसीएम। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो ऐसे आता है और न्यूमिनेटर ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आपके जहन में हो सकता है तो इतना लंबी क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, हम कैसे करेंगे एग्जाम में। बेटा ये अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेंदी है, लेकिन जहाँ प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप इंशाल्लाह इसको विद इन अ मिनट कर सकते हो। इज इट क्लियर? वैल्यूज़ आपको सिंप्लीफाई करेगा। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बार नस्ट के टेस्ट में पूछा गया है, बहुत बार। मैं बार बार नस्ट का नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ई कैट में टेस्ट की वैल्यू है वो नस्ट की है। अगर आपने नस्ट की प्रिपरेशन कर ली, जो बच्चा नस्ट की तैयारी कर लेता है वो ऑटोमेटिकली तमाम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशो। हमें एक ट्राइंगल के 3 एंगल रेशो की फॉर्म में दिए हुए, 1:1:4। पहले ये रेशो क्या होता है? देखिए आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ वैल्यू मिलती है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? जिसमें आपको सिंपलेस्ट वैल्यू मिलती है। क्या मतलब? मैं आपसे कहता हूँ, फर्स्ट कहें 2 स्टूडेंट है, मैं एक से कहता हूँ बेटा आपकी परसेंटेज क्या है। 2 स्टूडेंट है मेरे पास, एक का नाम है अली, एक का नाम है असगर। मैं उनसे पूछता बेटा अली आपकी परसेंटेज क्या है? तो अली कहता है सर मेरी असगर से 10% ज़्यादा आई है। अब मैं असगर से क्वेश्चन करता हूँ, असगर कहता है सर मेरी अली से 10% कम आई है। बात तो दोनों की ठीक है, तो क्या अली की परसेंटेज 10 हो गई? नहीं, ये कंपैरिजन है। इसका मतलब जो भी परसेंटेज असगर की थी अली की उससे 10% ज़्यादा कर लें आप, और इसी तरह जो भी अली की परसेंटेज थी उससे असगर की 10% कम कर लें। तो हमें रेशो में एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम होती। यहाँ पे एंगल 1:1:4 नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी पहला एंगल है वही दूसरा एंगल है और तीसरा एंगल इन दोनों के 4 टाइम्स ज़्यादा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एंगल 1 नहीं है। हाँ ये ज़रूर बता, एक्चुअल एंगल क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया है, हमें ये क्लियर हो गया है कि पहला वाला जो भी एंगल है दूसरा वाला भी वही एंगल है क्योंकि सेम सेम है, और जो तीसरा वाला एंगल है वो इन दोनों से 4 टाइम्स ज़्यादा है। इज इट क्लियर? वो इन दोनों से 4 टाइम ज़्यादा है। अच्छा जनाब आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। इसका मतलब आपको एंगल के रेशो देके साइड्स के रेशो पूछ रहा है। अब पूरी फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ ली, वहाँ कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं आया, जबकि एप्टीट्यूड में आता है और कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको थोड़ा सा प्राइमरी क्लास सिखानी होगी। प्राइमरी क्लासेस में हमारे पास एक चैप्टर होता था रेशो का। अच्छा जनाब मुझे पता आप लोगों को नहीं याद होगा, लेकिन आपको सिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल में कितने एंगल हैं? 3, और यहाँ पे तीनों गिवन भी हैं लेकिन एक्चुअल नहीं, रेशियो फॉर्म में, कि जो भी 3 एंगल है, पहला एंगल लाइक मैं मान रहा हूँ अल्फा बीटा गैमा, तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गैमा की वैल्यू 4 है। नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, रेशियो फॉर्म में है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी अल्फा की वैल्यू है वही बीटा की वैल्यू है, मीन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बट गैमा इज 4 टाइम ग्रेटर देन अल्फा बीटा। इज इट क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल वैल्यू मालूम करेंगे एंगल की कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब ये प्राइमरी क्लास में रेशियो हमने पढ़ा था जो कि आप भूल चुके हैं, अभी हमको याद दिलाते हैं। हमने लिखा रेशियो एंगल क्या, रेशियो ऑफ एंगल्स क्या दिए हैं? 1:1:4। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके पास जो भी टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो टोटल रेशियो से। जो भी टोटल वैल्यू है, भाई एग्जाम्पल देता हूँ मैंने एक चीज़ ली
सही ना। लाइक मैंने 1 kg एप्पल लिए, सही ना, 1 किलो सेब लिए, सही ना। अब मैंने कहा मैं इसको 3 लोगों में बांट रहा हूँ, सही ना। अब वो मैं 3 लोगों में बांट रहा हूँ, तो मैंने कहा मैंने ए को जितना हिस्सा दिया उससे 1 ज़्यादा बी को हिस्सा दिया है और उससे 2 ज़्यादा सी को हिस्सा दिया है। तो बताओ हर एक हिस्से में कितनी कितनी वैल्यू आई। तो इसका आसान तरीका ये होगा बेटा, इसका बड़ा आसान तरीका ये होगा, टोटल वैल्यू क्या थी 1 kg, ऊपर 1 लिख दिया। टोटल रेशो क्या थे, 1 को 1 दिया, 1 को 2 ज़्यादा दिए, उससे 1 को 4 ज़्यादा दिए, तो टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रेशो। एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, उन एंगल का सम टोटल क्या होता है 180, टोटल क्या होता है 180। तो देखो मैंने न्यूमिनेटर में 180 लिख दिया, जबकि रेशियो टोटल कितने हैं 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो ये बन गया 180/6। इसको सिंप्लीफाई कर लो 180/6 को, तो 6 1 6, 6 3 18, 0 ऐसी रहा। तो इसका मतलब हमारे पास एक सिंगल रेशियो की एक सिंगल एक्चुअल वैल्यू आ गई एंगल की, जो कि 30 डिग्री है। अब इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो तमाम एक्चुअल एंगल मिल जाएंगे आपको। तो 1 × 30, 1 × 30, 4 × 30, तो देखें 30 1 30, 30 1 30, 30 × 4 120। इसका मतलब जो एक्चुअल एंगल थे हमारे पास वो क्या है, वो आ गए हमारे पास अल्फा है 30, बीटा है 30 और गैमा है 120। तीनों का सम कर लें 180 आएगा, 30 + 30 60, 60 + 120 180। जबकि देखें जो वैल्यू अल्फा की है वही वैल्यू बीटा की है, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन देख के कि जो वैल्यू अल्फा की है वही वैल्यू बीटा की है, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू उससे 4 टाइम गैमा ज़्यादा है। तो देख लें 4 टाइम ही ज़्यादा है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स। इज़ इट क्लियर। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूँ रेशो से मुताल्लिक, इस सवाल से नहीं रेशो से मुताल्लिक, क्या 1:4 बराबर होंगे 30:30 120 के? तो जनाब बराबर होंगे। क्या मतलब, रेशो मीन डिवाइड होता है, रेशो मीन डिवाइड होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ मज़ीद तो देखें, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको 30 1 30, 30 1 30, 30 4 120, तो ये दोबारा क्या आ जाएगा 1:4, तो ये बराबर ही होते हैं, तो ये एक ही बात होती है। इज इट क्लियर है। ये एक्चुअल वैल्यू भी मिल गई और ये सिंपलेस्ट वैल्यू भी मिल गई। तो इसको हम दोबारा ऐसे लिख देते हैं ताकि जो बच्चे लेक्चर देखें और नोट करने की कोशिश करें तो परेशानी ना हो। तो हमारे पास क्या आ गया 30:120। तो जनाब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू तो आ गई 30 डिग्री 120 डिग्री। अभी मैंने जब आपको लॉ ऑफ साइन पढ़ाया था तो मैंने बताया था लॉ ऑफ साइन को हम ऐसे भी लिखते हैं A/B/C = sin अल्फा sin बीटा sin गैमा। तो इसी को हम यूज़ करेंगे A/B/C = sin अल्फा sin बीटा sin गैमा। अब आपको यही कहा था इसने कि फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो देखें साइड्स क्या होती हैं A/B/C, तो A/B/C क्या शो कर रहा है रेशियो ऑफ द साइड्स। अब आपको अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, गैमा की जगह गैमा की वैल्यू। sin 30 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, sin 120 क्या होगा जो sin 60 होगा, sin 60 क्या होता है √3/2। तो ये आपके पास इसको क्योंकि रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब तीनों के अपॉन में 2 2 है तो मैं 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूँ, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया साइड्स का 1:1:√3 जो कि ऑप्शन में मौजूद होगा। तो आपके पास रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का रेशियो था, तो आपने उसकी हेल्प से क्या निकाल लिया रेशियो ऑफ द साइड्स। फिर सुन लें रेशियो कैसे डील करते हैं। आपके पास 3 एंगल गिवन थे, एक्चुअल नहीं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो गिवन थे, और रेशियो को एक्चुअल में कैसे निकालते हैं सिर्फ ये एंगल के लिए नहीं, कभी भी आपने जनरल नॉलेज के लिए बेसिक मैथ्स के लिए या कॉमर्स किसी को पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर बी में से भी चैप्टर है या मैट्रिक मैथ्स वेरिएशन में भी ये बात है, जब भी आपको रेशियो से एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आप सम ऑफ टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो, इससे आपके पास एक्चुअल वैल्यू निकलती है। उस एक्चुअल वैल्यू को रेशियो से मल्टीप्लाई कराओ तो तमाम की आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब ये उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास जो लिखा हुआ है फार्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी अगर आप 5 या 10 ईयर देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे हुए हैं। इवन एप्टीट्यूड टेस्ट में भी फॉर्मूले पूछता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही फॉर्मूले की फॉर्म में होता है और वो 4 चॉइस दी होती हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन हमने आपको फर्स्ट टाइम बताया था जब हमने आपका डेमो लिया था, स्टार्ट की थी क्लास, इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि आपने याद नहीं करना। आप क्योंकि याद करते हो, जो चीज़ आप याद करने की कोशिश करते हो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है, और जो चीज़ आप दिल से करते हो वो खुद ब खुद आपको याद हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ आपके दिल में होती है उसको भूलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको
याद नहीं करना, इसको देख देख के करना है, क्योंकि दिल में बिठाने के लिए क्या करना होता है, देखना पड़ता है बेटा। तो आपने इसको 3 टाइम देखना है, सुबह दोपहर शाम, डेली। याद हो भी जाएंगे तब भी इसको आपने देखना है। तो जनाब ये हमारे पास एस निकालने का फॉर्मूला है, स्मॉल एस निकालने का, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए क्या है साइड, बी क्या है साइड, सी क्या है साइड। तो ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अक्सर एमसीक्यूज में फर्स्ट में पूछा गया और एप्टीट्यूड में भी वो कहता है 2s निकालो। तो 2s क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। ये 2s निकालने फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूलाज। एक तो हाफ एंगल आपने पढ़े थे, मैं चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथ्स में, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में करवा चुके हैं आपको। ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले इन टर्म ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले ये इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये हाफ एंगल फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पर। और अगेन फर्स्ट ईयर मैथ्स में इसकी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि एप्टीट्यूड चल रहा है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके जहन में होगा सर साइन के भी 3 फार्मूले, कॉस के भी 3 फार्मूले, टेन के भी 3 फार्मूले। अरे आप सब्र तो कीजिए। पहली बात तो आपने कुछ भी याद नहीं करना, सबको देख देख के करना है। जब आप देख देख के करेंगे तो आपके दिल में उतर जाएगा, जब दिल में उतर जाएगा तो आप भूलना भी चाहेंगे, भूल नहीं पाएंगे। अब इस 3 में भी आप सिर्फ एक को देख लें, एक को देखने के बाद 2 आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे। क्या मतलब, आइए साइन अल्फा 1 2, ये वर्ड याद रखिएगा, ये थीम याद रखिएगा, ये सॉन्ग याद रखिएगा जो कुछ देर पहले गुनगुनाया था मैंने। क्या, ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अब ये देखें, ये अल्फा है, अल्फा है, ए वाला अल्फा होता है। तो देखें साइन में ए को मिस कर दिया उन्होंने, ए अल्फा था ना तो ए को मिस कर दिया, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए गायब हो गया और वही बी सी नीचे आ गया। आइए भाई, बी वाला ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अल्फा था, ए मिस किया, या कौन है, बीटा। अब आप खुद बनाएंगे, बताइए बीटा तो कौन गायब होगा, जी जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, बी गायब हो जाएगा आपके पास। अब बताइए मेरे पास बी गायब हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर, एस माइनस ए, एस माइनस सी। बी गायब हो चुका है, बी वैनिश हो चुका है, बी खो चुका है। ये ए और सी था तो ए सी आ गया। मज़ा आ रहा है, आगे चले। गैमा, ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अब गैमा है तो कौन गायब होगा, कौन वैनिश होगा, कौन चले जाएगा, सी चले जाएगा। तो देखिए सी चले गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, अपॉन में क्या आ गया, ए बी। तो साइन में क्या कर रहे हैं, जो भी एंगल है उसकी साइड गायब हो रही है। अल्फा था तो ए गायब हो गया, तो क्या बनाया हमने, मैं वहाँ नहीं देख रहा, आप भी मत देखें, आप मुझे देखें क्या बनाया मैंने। अल्फा था तो ए गायब हो गया, कौन बचा, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए सी। बीटा था कौन गायब हो गया, बी गायब हो गया, तो एस माइनस ए, एस माइनस सी, ए सी। गैमा था तो कौन गायब हो गया, सी गायब हो गया, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, ये याद रखेगा आप। अब आइए कॉस में। कॉस में क्या होगा, अगेन वही सॉन्ग है, वही थीम है, वही पोएम है आपके पास, ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी एंगल है वो रहेगा, उसकी साइड न्यूमिनेटर में रहेगी और डिनोमिनेटर में उसकी अपोजिट साइड आएंगी। जैसे ये कौन है, अल्फा, अल्फा कौन होता है, ए। तो देखें एस, एस माइनस ए, यहाँ ए आ गया, कौन बचा, बी और सी, अब ऑन में बी और सी आ गया। आइए ये कौन है, बीटा, बीटा है तो ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, बीटा है तो कौन आएगा, बी आएगा। तो देखें एस, एस माइनस बी, बी आ चुका, कौन बचा, ए सी, डिनोमिनेटर में आ गया। आइए गैमा, ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, तो गैमा कौन है, सी, तो एस, एस माइनस सी, कौन बचा, ए बी, तो ए बी आ गया। तो इस तरह आपके पास साइन के तीनों, कॉस के तीनों कंप्लीट हो गए। टेन की बात करें, अरे टेन होता क्या है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ये रहा साइन, ये रहा कॉस, दोनों को डिवाइड कर दो, टेन मिल जाएगा आपको। इसके डिनोमिनेटर कौन है, बी सी, इसके डिनोमिनेटर कौन है, बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, तो क्या बचेगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या बचेगा, एस, एस माइनस ए, एस, एस माइनस ए। और अगर इसको डायरेक्ट याद करना है तो ये भी देखें, कौन था, अल्फा था, तो अल्फा के लिए कौन होता है, ए होता है, तो देखें ए नीचे आ रहा है, बी और सी ऊपर आ रहे हैं। यहाँ देखें बीटा, बीटा के लिए कौन होता है, बी, तो देखें बी नीचे आ रहा है, कौन बचा, ए और सी ऊपर आ गया। यहाँ देखें गैमा, गैमा कौन होता है, सी, तो सी नीचे आया, ए और बी ऊपर आ गया। तो इसका मतलब आपके पास ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला
गैमा। तो जनाब आज यहीं तक रखते हैं हम इसको। अभी ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले के बाद आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं आपके पास, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3 उसके फॉर्मूले हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली, हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ लिए। अब आज हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी स्टार्ट कर दिया बेटा। रिमेंबर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको डिलीवर करने की। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सोल्यूशन मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ट्रायंगल मींस ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राई एंड एंगल, 3 एंगल्स, जिसकी जितनी होते हैं एंगल्स उसकी उतनी होती हैं साइड्स। तो 3 एंगल 3 साइड्स, इसका मतलब कितने अननोन हो गए? 6। इन अननोन को फाइंड करने का कौन से लॉ यूज करेंगे इस अननोन को फाइंड करने के लिए? वी हैव 2 लॉज, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन। सही है जनाब। बस इस टॉपिक को एंड करते हैं। जाते जाते एक बार फिर बोल दें, ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।